एवरीबॉडी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी प्रश्न बैंक 2020-21 की, जो कि कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की है। आज हम हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड को देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो हमारा पद्य खंड है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाकर उनको वॉच कर लेना। आज हम गद्य खंड को देखने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक जो हमारा गद्य खंड है उसमें हमने जो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है, और इनका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज हम जो हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 अंक के प्रश्न, उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भय कायरता व भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। तो भय कायरता व भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? तो जब भय स्वभावगत हो जाता है, अर्थात जब भय स्वभाव में विद्यमान हो जाता है, तब वह कायरता और भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, किस प्रकार के भय को आशंका कहा जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय उत्पन्न होता है उसे ही आशंका कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भय किन किन रूपों में सामने आता है? तो भय मुख्यतः 2 रूपों में सामने आता है, साध्य तथा असाध्य। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, गजाधर परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो हॉल था उनका, उनमें से कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी, और बाद में पत्नी की कोठरी में उनकी चारपाई डाल दी गई थी, और इस प्रकार उनके व्यवस्था की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो 35 वर्ष अकेले व्यतीत किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। दूसरा, वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। तो ये उनकी 2 विशेषताएं थी स्वभाव की। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित था? तो मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित थे कि कहीं कोई मेहमान न आ जाए। सो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा क्या है कि नए मेहमान किस शहर से आए थे? सो नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। सो ये इसका राइट आंसर रहेगा बिजनौर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, पेशेवर अध्यक्ष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेशेवर अध्यक्ष प्रायः शेरवानियाँ पहनते हैं। उनके पास 2 शेरवानियाँ होती है, ताकि एक धुलने भी जाए तो वह दूसरी पहनकर अध्यक्षता करने चले जाए। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा जाता है? यानी कि जो अध्यक्ष होता है उसे गंभीर क्यों कहते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी कहा जाता है क्योंकि गंभीर व्यक्ति की सूरत ही मनुष्य हो सकती है, और अच्छा अध्यक्ष मनुष्य होता है। सो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों से किस प्रकार की गंध आती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों से अध्यक्षता की गंध आती है। अध्यक्षता की गंध आती है। सो आपको लिखना है कि पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों से अध्यक्षता की गंध आती है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया था? सो लेखक का बचपन घर की जर्जर दीवारों अर्थात पुराने घर में ही गुम हो गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति है? तो खेत में एक पक्की कचरिया को ढूंढ लेना, पक्की कचरिया को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 40, घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा? तो घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ उनके भीतर भी कुछ स्मृतियाँ खुलती जा रही है। तो ये इसका आंसर रहेगा। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है
16 मेजर मिथ ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? तो मेजर मिथ ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी होगी, अपनी जो सैन्य शक्ति है उसमें वृद्धि करनी होगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला किस क्रांतिकारी देशभक्त के सहायक थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा तात्या टोपे के सहायक थे। अजीमुल्ला तात्या टोपे नामक देशभक्त के सहायक थे, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, तात्या टोपे को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? यानी कि कहाँ रखा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाडोन के जंगल में। पाडोन के जंगल में तात्या टोपे को रखा गया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका हाथ था? तो राज महिलाओं के अपहरण करने में मानसिंह के सगे संबंधी नारायण देव का हाथ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा नारायण देव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, यशोधरा दुखी क्यों थी? यशोधरा दुखी थी क्योंकि गौतम उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए यशोधरा दुखी थी, तो ये रहेगा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सागर के मंथन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन सागर के मंथन से निकले चीर वियोग के हलाहल को किसने पिया? तो जीवन सागर के मंथन से निकले चीर वियोग के हलाहल को यशोधरा ने पिया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यशोधरा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम कहाँ चले गए थे? यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ चले गए थे? तो वह जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए थे, जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी? यानी कि जब अर्जुन वहाँ पर कुरुक्षेत्र में गए थे तब उनके स्वभाव में कौन सी वृत्ति थी जो विद्यमान हो चुकी थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा शास्त्र वृत्ति, यानी कि आप ऐसे लिखना, शास्त्र वृत्ति विद्यमान थी, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार करवाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में आज स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियाँ एकत्रित हुई थी? यानी कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उसमें कितनी पीढ़ियाँ एकत्रित हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा, युद्ध में आज मरने मारने को 4 पीढ़ियाँ एकत्रित हुई थी एक साथ, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो चुका था? इसका राइट आंसर रहेगा, अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव तथा अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह का भाव उत्पन्न हो चुका था। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं रिपोतार्ज से क्या आशय है? यानी कि जो ये अब हमारे गद्य वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिपोतार्ज से क्या आशय है तथा रिपोतार्ज की कोई 3 विशेषता बताइए। इसके आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्टाज अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट से संबंध रखता है। रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त साहित्य भी होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। रिपोर्टाज की विशेषताएं, पहली, यह सूचनात्मक होते हैं, यानी कि यह हमें सूचना देते हैं। दूसरी, रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि हमें ये प्रेजेंट की खबरों से अवगत करवाते हैं। उसके बाद रिपोर्टाज गद्य की गौण विधाएं, यानी कि इसमें जो गौण विधाएं हैं वो रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है, तो ये इसकी विशेषताएं रहेंगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। गद्यकार को एक वाक्य सुव्यवस्थित और विचार कर लिखना होता है, उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को रुचिपूर्ण, आकर्षक और व्यवस्थित होना चाहिए, इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कही गई है। इसका आंसर ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहली विशेषता है द्विवेदी युग में देशभक्ति से जुड़ी रचनाएं हुई। दूसरी विशेषता है अंधविश्वासों तथा रूढ़िवादियों के विरोध से जुड़ी रचनाओं का भी इसी युग में निर्माण हुआ। उसके बाद मानव प्रेम का अटूट वर्णन मिलता है इस युग की रचनाओं में। उसके बाद चौथी जो विशेषता है, इस युग की रचनाओं में प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे, ये इसका आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा के 2 लेखकों और रचनाओं के नाम लिखकर आत्मकथा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हमें सबसे पहले जो आत्मकथा है उसके 2 लेखक के नाम लिखना है, साथ ही हमें 2 रचनाएं लिखना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आत्मकथा, जैसा कि फ्रेंड आप आत्मकथा के 2 लेखक को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे हरिवंश राय बच्चन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं और क्या याद करूं। तो ये इन 2 लेखक है और इनकी रचनाएं हैं। और अब आप देख पा रहे हैं आत्मकथा की 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता यह है कि आत्मकथा ऐसी लघु गद्य रचना है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी लिखता है, व्यक्ति द्वारा स्वयं की लिखी जाती है, उसे आत्मकथा कहते हैं। और दूसरी विशेषता है आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। तो ये 2 मुख्य आत्मकथा की विशेषता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाचित्र और संस्मरण में 4 अंतर लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है और संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का होता है। रेखाचित्र चरित्र प्रधान होता है और संस्मरण वास्तविक तथा यथार्थ प्रधान होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है, जबकि जो संस्मरण है वह व्यक्ति परक होता है। उसके बाद संस्मरण अधिभादुक होता है और रेखाचित्र सांकेतिक तथा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, इस साइड की इस साइड आ गई है और इस साइड की इस साइड, तो आप इसको एक्सचेंज कर लेना। तो ये इसका उत्तर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। तो एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक। तो ये इसके डिफरेंस रहेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। तो इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहानी और उपन्यास में 4 अंतर। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटना का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। साथ ही परीक्षा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये 4 मेन डिफरेंस होते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के निबंधों की 4 विशेषता लिखिए। सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली विशेषता भावनात्मक एवं आत्मपरक निबंध लिखे गए। दूसरी विशेषता विषय वस्तु की विविधता। तीसरी विशेषता विचारात्मक भावात्मक एवं समीक्षात्मक शैली का प्रयोग। और चौथी विशेषता जो इसकी है, निबंध लेखन की अपनी निजी विशेषता थी, यानी कि वो थी चरम सीमा का युग, निबंध के चरम सीमा का युग था ये। तो ये 4 विशेषता है, आप इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन त्रय क्या है, नाटकों में इसका क्या महत्व है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संकलन त्रय का शाब्दिक अर्थ है 3 तत्वों का संकलन। वे 3 तत्व निम्नलिखित है, कार्य, स्थान तथा समय। नाटक में इसका अपना विशेष महत्व है, यह नाटक की एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित करता है। सो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की सर्वमान्य परिभाषा देते हुए इसकी 3 मुख्य शैलियों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर निबंध की परिभाषा और उसकी जो शैलियाँ हैं उनको देख पा रहे हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।